अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। आज उस चीज़ पर बात होगी जिससे पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान बार बार इस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर इसलिए कहते हैं चूँकि हमारा मामलात हमेशा से कारोबार, इकॉनमी, रोज़गार इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। परेशानियाँ अलग, मसाइल अलग। यानी मैं आज बात करूंगा कोरोना और ओमिक्रॉन के हवाले से बढ़ते हुए केसेस हैं। एनसीओसी ने मजीद पाबंदियां आयद की हैं और फौरी तौर पर उन ख़तरात को भांप कर उसके हवाले से एक अहम इजलास हुआ, जिसके बाद तमाम तर पाबंदियों के बारे में आगाह किया जा रहा है। 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में इनडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके साथ साथ 4 अगस्त यानी पाकिस्तान में 4 अगस्त के बाद एक ही दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। कोरोना केसेस की शरह में बढ़ते हुए इजाफे की वजह से तमाम तर लोग जहाँ पर परेशान हैं, कारोबारी हजरात परेशान हैं, वहीं पर सबसे अहम जुज़ डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स से आज ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये ओमिक्रॉन जो कि साउथ अफ्रीका से एकदम सामने आया, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते केसेस पूरी दुनिया में फैल गए। बरतानिया बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर है, अब पाकिस्तान में भी इसकी शरह बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे सब के लिए ये है कि जब वैक्सीनेशन करवा ली, वैक्सीनेटेड हो गए, उसके बाद अब क्या? तो ये अब क्या वाला मामला बूस्टर डोज के हद तक कारआमद साबित हो रही है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ओमिक्रॉन के हवाले से किए गए टेस्ट किस तरह से अलग हैं उन टेस्ट से जो कोरोना के लिए किए जाते हैं, और कैसे पता चलता है कि ओमिक्रॉन हुआ है कोरोना का ये नया वेरिएंट, और कैसे पता चलता है कि नॉर्मल जिसे नॉर्मली हम कोरोना कहते हैं ये कोरोना। इन सारी चीज़ों पर बात होगी। डॉक्टर अफान कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट हैं, माहिर अमराज मेदा और जिगर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट एसोसिएट फिजिशियन डॉक्टर फरहान अली ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। डॉक्टर अफान साहब, सर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एनसीओसी की पाबंदियां एक बार फिर उसका इतलाक हो रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? कराची बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब शहर है, ओमिक्रॉन कह लें या कोरोना कह लें उसके केसेस के हवाले से। फिर ज़रा आगे चल के मैं ज़रा ओमिक्रॉन के हवाले से भी बात करूंगा कि इसका डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके साथ साथ इसका टेस्ट अलग कैसे होता है, बताइएगा सर डॉक्टर साहब। 40% पॉजिटिविटी है कराची में, यानी कि 100 में से 40 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और ओमिक्रॉन के बारे में पहले भी यही कहा जाता था। मैं आपसे एक रिसर्च पेपर भी शेयर करूंगा कि जो पहले डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात होती थी, जो ओमिक्रॉन है इट मल्टीप्लाइज अराउंड 70 टाइम्स, यानी 70 गुना ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करता है ये एज कंपेयर टू ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट। जो बट इसकी ब्यूटी ये है कि इसकी लिथैलिटी कम है, इसका मोर्टेलिटी इफेक्ट कम है, यानी कि ये मल्टीप्लाई होके फैलेगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो इसकी डेथ रेशो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट ज्यादा डेडली था ओमिक्रॉन वेरिएंट की बनिस्बत। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें यह भी बात है कि जैसे वैक्सीन की जब डोजेस की बात की जाती है, तो जो टू शॉट वैक्सीन हैं ये 30 to 40% जो है इसको बचाती हैं आपको, ताकि आपको जो है ये वेरिएंट ना लगे, और 70% आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती हैं। लेकिन स्टिल इट्स कोविड, इट कैन इफेक्ट मोर पीपल विद लंग डैमेज, जिनको एस्थमा है, जो इम्यूनोसप्रेशंस पे हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर के मसले हैं, ओल्ड एज है। तो उन जब इतनी पॉजिटिविटी होगी कि एक शहर में 100 में से 40 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होगा, तो आप खुद सोच लें कि हलाकत खेजी कहाँ जा सकती है। अच्छा डॉक्टर फरहान साहब, जैसा कि आपने अफान साहब को भी सुना कि इसमें वेरिएंट फैल तो बहुत तेज़ी से रहा है ये वाला, लेकिन इसमें जो अमवात की शरह है वो कम है। ये एक अच्छी खबर है हम सब के लिए, और ज़रा अच्छी बात है जब डॉक्टर्स बोलते हैं तो बड़ा हौसला आ जाता है। सर ये बताएं उन शहरों के लिए जिनमें ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, कराची का जिक्र भी सर फहरिस्त है, दीगर बड़े शहरों में, और लाहौर की बात भी करें तो लाहौर में भी कम केसेस नहीं हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, हम कैसे अलग तरीके से देखते हैं कि अगर टेस्ट करवाने जाएं कैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन हुआ है या सिंपली कोरोना का कोई टेस्ट हुआ है? अच्छा देखिए, जैसे कोविड की बात हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, और कोविड में म्यूटेशन आती जा रही है और आती भी रहेगी फ्यूचर में, और जो वायरसेस होते हैं वो अपनी शक्ल चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जो वक्त गुजरता रहता है, अगर लोग मैस लेवल पे अगर इम्यूनाइजेशन करवा लेते हैं, या फिर जब सब एक कम्युनिटी को अगर
वायरस अटैक कर जाता है या डिजीज हो जाती है, इसमें तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब होता ही कि जैसे ओमिक्रॉन, पहले डेल्टा वायरस आया, फिर ओमिक्रॉन की बात की जा रही है, इसमें म्यूटेट कर गया, शक्ल इसकी जो है ना, आम जबान में अगर हम बात करें तो शक्ल इसकी चेंज हो गई है वायरस की। अब ये अटैक जो करता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है, यानी अक्सर लोगों में फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, गला खराब होता है, सर में दर्द होता है और हल्की सी खांसी होती है, और ये ब्रोंकाइटिस करता है, यानी बलगम वाली खांसी हो सकती है। नीचे लंग्स में इसका इम्पैक्ट बहुत कम है, जितनी भी अभी तक रिसर्च और स्टडीज आ रही हैं, ये लंग्स के पैमाने यानी फेफड़े की जो जिल्द है जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, उसको लंग्स को डैमेज नहीं करता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं इसमें ड्रॉप होती। तो पहले जो डेल्टा में यही खतरा होता था कि एकदम ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होती थी, लोग अक्सर वेंटिलेटर पे चले जाते या एग्रेसिवली उनको मैनेज करना पड़ता था और डेथ्स होती जा रही थी। लेकिन इसकी ये क्या है कि रेप्लिकेशन तेजी से हो रही है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया है कि हमें किस तरह पता चलेगा, असल में मसला ये है कि जो PCR होता है इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, यानी अगर आप 100 लोगों में करते हैं PCR का टेस्ट तो उसमें 60% लोगों में पॉजिटिव आता है, बाकी 40% लोगों में पॉजिटिव नहीं आता। लेकिन इसकी ये नहीं होता कि हम लेबल कर दें कि इसको कोविड नहीं है, सीरो नेगेटिव कोविड भी होता है। उसके लिए हम दूसरे टेस्ट करते हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जिसमें CRP होता है, इसी तरह ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, LDH के लेवल्स हैं, D डाइमर्स हैं, ये IL-6 है। ये चीजें हमें बताती हैं कि इनको कोविड चल रहा है या नहीं है। या फिर हम जो उनसे क्लिनिकली उसको देखकर HRCT जिसे CT स्कैन कहते हैं चेस्ट का, वो करवाते हैं, उस पर हम कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस। तो इसलिए अक्सर लोगों में एक अभाम है या कंफ्यूजन प्रोड्यूस हो रही होती है कि हमने तो अपना PCR करवाया है और नेगेटिव आ गया, हमें कोविड नहीं है, और इस बहस में वो चले जाते हैं, डॉक्टर से लड़ते हैं कि हमें तो कोविड है ही नहीं है, आप हमें यूं ही लेबल कर रहे हैं कोविड, या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाती है। तो इसलिए लोगों के लिए को बताना ये ज़रूरी है कि PCR का रिजल्ट 100% नहीं होता, मोस्टली कंडीशन में 60% तक इसकी सेंसिटिविटी है, लेकिन डॉक्टर क्लिनिकली और साथ दूसरे टेस्टों की बेस पे डायग्नोस करता है। ओमिक्रॉन के लिए भी यही है, इसके लिए भी PCR बेस्ड ही होता है, और फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, उस चीज़ों को असेस करता है कि इसकी शेप में चेंजेस आई है, म्यूटेट हुआ है, फिर उस पर असेसमेंट की जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सिम्टम्स में भी तब्दीली इसकी है और इसके अटैक करने के जो तरीकाकार है उसमें भी तब्दीली है। कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो अभी हमने भी जाननी है। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। डॉक्टर अफान साहब, सर जब हम ये चीज़ देखें कि जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनका आम फहम ख्याल ये था कि अब कोरोना नहीं होगा, तो लेकिन उसके बाद भी हुआ। ऐसे कई मिनिस्टर्स भी हमने देखे कि बल्कि वज़ीर आज़म ने भी जब वैक्सीनेशन करवाई तो उसके बाद भी हो गया, तो उससे फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि कोरोना से लड़ने में आसानी हो, कोरोना का अटैक जो है उसकी शिद्दत थोड़ी कम हो जाए। अब ये बताएं, जो डोज हम लगवा चुके हैं, एक सिंगल डोज वाली भी और जो डबल डोज वाली भी है, इसके बाद क्या होगा? क्या ये काफ़ी है ओमिक्रॉन के लिए, या फिर ओमिक्रॉन के लिए हमें बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है? देखिए, जिस तरह वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये SARS-CoV-2 के जो वेरिएंट्स हैं, वाइल्ड टाइप, पहले अल्फा शुरू हुआ B117, फिर बीटा शुरू हुआ B1351, फिर गैमा शुरू हुआ P.1, फिर डेल्टा आया B16172, और अब ओमिक्रॉन है B11529। तो अभी और आएंगे। अब जिस तरह आपकी इम्यूनिटी आप लगवाते हैं वैक्सीन, आपके अंदर एंटीबॉडीज आ जाती हैं दैट हैव कैपेसिटी टू रेजिस्ट दिस कोविड अटैक, बट दे वैन, ये कम होती हैं, ये वैक्स वैन करती हैं, ये विद टाइम कम हो जाती हैं एंटीबॉडीज़। और जो ही नया वेरिएंट अटैक करता है, नया वेरिएंट आता है, इट डिपेंड्स कि उसकी लिथैलिटी कैसी है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, इसीलिए डेथ्स कम है
और ये आम नज़ले की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को अफेक्ट करके लंग्स में फाइब्रोसिस कर देता था। इससे भी केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अगेन इसकी लिथैलिटी डेल्टा जैसी नहीं है। तो जब आपकी इम्यूनिटी विद टाइम वैन कर जाएगी, आप में एंटीबॉडीज लेवल फॉल करेंगे और उसके बाद एक नया म्यूटेटेड वेरिएंट आके आपको अटैक करेगा, तो डेफिनेटली यू विल हैव सिम्टोमेटिक कोविड। और वो वर्स कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसको काउंटर रिएक्ट कैसे करती है, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है, कैसे उससे लड़ती है। और फिर अगेन आपको को एग्जिस्टेंट बीमारियां कैसी हैं, आप दमे के मरीज तो नहीं हैं, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आपको शुगर तो नहीं है, आप एज की किस ब्रैकेट में हैं, आपकी ज़ाती इम्यूनिटी कितनी है, आप बहुत कमज़ोर इंसान तो नहीं है, और आप किसी किस्म की कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे, आप नशा तो नहीं करते। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसकी आपके क्रॉस रिएक्शन जब होता है आपकी लो इम्यूनिटी का, तो बूस्टर जो है फाइजर बायोनटेक का अवेलेबल है, गवर्नमेंट लेवल पे लग भी चुका है, मुझे भी लग चुका है। मैं अगर कार्ड दिखाऊं यहाँ तो मैंने भी फाइजर का बूस्टर लगवाया है और ये मैं लगवा चुका हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोग देखें। ये फाइजर का बूस्टर है। मुझे पहले लोग चीनी वैक्सीन को बहुत ज़्यादा कहते थे, तो मैंने चाइना की वैक्सीन लगी, साइनोफार्म 2 डोजेज। मुझे बड़ा सीवियर कोविड हुआ ज़ाती तौर पर, मैं एडमिट भी रहा हॉस्पिटल में, लेकिन उसने मुझे वेंटिलेटर पर जाने से बचाया। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, आपको जब साइनोफार्म लगी तो कोविड होने से पहले लगी? नहीं, मुझे दोनों डोजेज लगने के 3 महीने बाद कोविड हुआ था और बड़ा सीवियर कोविड हुआ था और मुझे डेल्टा वेरिएंट ही हुआ था। चले, उसने लड़ने में काफी शिद्दत में कमी की और लड़ने में काफी हेल्प की। ये एक अच्छी चीज है। फिर मैंने ये फाइजर भी लगवा ली, बायोनटेक जो बूस्टर है। तो गुड है। यानी ये सुनने वालों के लिए भी बड़ा जबरदस्त बात है कि आप लगवाएं बूस्टर डोज, डरे नहीं। डॉक्टर्स खुद लगा रहे हैं और वो डॉक्टर्स जो इसमें सरे फहरिस्त काम कर रहे हैं, सबसे आगे खड़े हैं, हमारी स्ट्रीम लाइन के तौर पर काम कर रहे हैं कोरोना में और फौज के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो लगवा रहे हैं, तो आप सारों को लगवानी चाहिए। डॉक्टर फरहान साहब, सर ये बताएं, कुछ लोगों के साथ ये सिम्टम्स का इशू है कि वो जब पहले कोरोना हुआ, जो भी वेरिएंट हो उसका, कोई भी लहर हो, जैसे डेल्टा है या उससे पहले है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उन्हें कुछ अरसे के बाद खांसी हो रही है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उनको हुआ, वो खुद शेयर कर रहे थे, तो अच्छा हो गया, मैंने कहा चले इस पे आज प्रोग्राम है तो पूछ भी लूँगा। कई लोगों के साथ ये सिम्टम्स हैं कि उन्हें खांसी बहुत शदीद हो जाती है कुछ अरसे के बाद। क्या ये नॉर्मल है? इसको नॉर्मल लेना चाहिए या फिर इसके लिए भी कोई इलाज की ज़रूरत है? अच्छा, जैसे कि पहले जो डेल्टा वेव्स के साथ ऐसा था कि ये लंग्स के पैरेन्काइमा यानी जो झिल्ली होती है फेफड़े की, उसको डैमेज कर देता था। जब वो झिल्ली डैमेज हो जाती है तो उस एरिया के अंदर स्कार बन जाता है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस, यानी वो एरिया ही खत्म हो जाता है। अब होता ये कि फेफड़ा कमजोर हो जाता है, आम जुबान में समझ लें कि इतना फेफड़ा ये वीक हुआ होता है कि जैसे ही कोई मौसम चेंज होता है या सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, या उसको बैकग्राउंड में कोई एलर्जिक इश्यूज भी साथ चल रहे हैं, तो वो एकदम जो उनसे इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम कम होने की वजह से उन फेफड़ों के उस हिस्से में जाके जरासीम बैठ जाती है और उनको इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ये लोग अक्सर जो उनसे हैं कफ के साथ एज कम्पेयर टू अदर जो कम्युनिटी के लोग होंगे, उनकी निस्बत इनमें ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और बार बार रिपीटेडली लोग ये प्रेजेंट करते कि हमें खांसी नहीं ठीक हो रही या सांस का मसला हमारा चल रहा है और हमें बुखार बार बार हो जाता है। उसकी वजह यही है कि फेफड़ा वो वीक हुआ होता है, कमजोर हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है उस एरिया में, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या इन्फेक्शन नहीं भी होती तो वहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होता है वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है और खांसी के अटैक होते हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज का स्ट्रेस दिया जा रहा है कि आप लोग अपनी कॉम्प्लिकेशन से बचें। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं कि जो आम बंदे में जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आती हैं एज कंपेयर टू जो वैक्सीनेटेड होता है। इसलिए सब लोगों के से रिक्वेस्ट है कि
हमारे पास और कोई वेपन्स नहीं है बचने के इस बीमारी से, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। और क्लिनिकली प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें अगर फीवर या बुखार या इसका अटैक हुआ भी है कोविड का, तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं और ठीक हो जाती है। मोस्टली जो डेथ्स हुई हैं या कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है, उन्हीं लोगों में हुई है जिन्होंने अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जिसका जिक्र किया, मैं चाहूंगा जरा ये भी बता दें को मेडिकल मीन्स में इसका कोई इलाज है? जिस तरह झिल्ली आप बता रहे हैं, अब वैक्सीन लगवा ली उस बंदे ने, उसके बाद उसको अब खांसी हो रही है, तो कोई इतना परेशानी नहीं है, इसका कोई इलाज है? जी, अब देखें, जो चीजें डैमेज हो जाती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो इश्यूज चलते रहते हैं, ऑफ एंड ऑन चलते रहते हैं। उसमें यही होता है कि आपने एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना होता है, यानी आप मास्क पहन के रखें, क्योंकि लंग्स जिस एरिया में लंग्स का हिस्सा वो डैमेज हुआ है वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अच्छी एक्सचेंज नहीं हो रही होती, वो रिड्यूस हो जाता है। अब होता है ये कि अगर आप किसी ऐसी एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पे कंजेस्टेड है या जहाँ पे जो से डस्ट ज्यादा है, तो आपको एकदम कफ का अटैक बढ़ जाएगा या सांस में डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप या तो मास्क पहने या फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, ताकि पता चल सके कि किस एक्सटेंट में आपको पहले लंग्स डैमेज हुआ है, ताकि बाज लोगों को इनहेलर की जरूरत पड़ती है और वो अक्सर इस वेदर में इनहेलर लेते रहते हैं, तो इनकी चीजें बेहतर रहती है। या फिर निबलाइज करती हैं, मशीन एक होती है जिसके जरिए जो निबलाइजर, वो तो घरों में भी आमतौर पे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस वेदर में वैसे ही ये जो सांस की नालियां होती हैं सर्दी की वजह से, या उन लोगों को जिनको एलर्जी ऑलरेडी चल रही होती है, तो उनमें और अटैक्स बढ़ जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और सांस लेने में मुश्किल होती है। तो ये जो नेबुलाइजेशन से जो उनसे होता है, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं और उसमें कुछ स्टेरॉइड्स की दवाइयां होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन और उसको नालियों को बेहतर करने में मददगार साबित होती थी। कोरोना के हवाले से बहुत ज्यादा चीजें हैं जो अभी हमने भी जाननी है। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। डॉक्टर अफान साहब, ऐड ऑन करना चाहेंगे कोई चीज़ इसमें? डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि ये बात बता दें कि जो आफ्टरवर्ड्स कुछ हो रहा होता है, जिसे हम आफ्टर शॉक्स कह लें, ये उस तरह की चीज़ है कि एकदम से फिर खांसी शुरू हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसकी वजह भी उन्होंने बता दी। अब इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर लें, नेबुलाइज कर लें, इनहेलर का इस्तेमाल कर लें। ग़िज़ा के लिए क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? चूँकि हमारे यहाँ ग़िज़ा का बड़ा मसला है, पाकिस्तान भर में को न्यूट्रिशनिस्ट हर कोई नहीं हो सकता, ना हर किसी की रीच है वहाँ पहुँचने के लिए। तो क्या ऐसी न्यूट्रिशन है जो राइटली इस्तेमाल की जाए इससे बचने के लिए, या फिर वो इससे लड़ने के लिए काम आए? पोस्ट हॉल जो सिंड्रोम होता है, यानी कि पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम है, जिसको हम पोस्ट कोविड हॉल्स भी कहते हैं, इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, थकावट, क्रॉनिक कफ रहना, परसिस्टेंट जो है सबलाइम कफ, ये बड़ी रिपोर्टेड है और ये कॉमन है। और अगर आपका लंग बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो कफ तो आपको 3 महीने में सेटल डाउन हो जाती है। इसी तरह डिप्रेशन, एंजाइटी, जिस्म टूटना, क्योंकि इसमें जिस्म बहुत बुरा टूटता है, वो भी सेटल डाउन हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ओमिक्रॉन का जो एक बड़ा क्लियर फीचर है, विच इज़ यूनिक देन एनी अदर कोविड वेरिएंट, और आम नज़ला, सर्दी, खांसी का जो जुकाम है उससे जो हट के ओमिक्रॉन का फीचर है, इसमें रात को ठंडे पसीने आते हैं, जिन्हें हम नाइट स्वेट्स कहते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड, और ये मैं कोट कर रहा हूँ CDC का डाटा, और इन्होंने रिसर्च पब्लिश की थी 25 दिसंबर 2021 को, जिसमें उन्होंने इनकी जोई कोविड ऐप है, उस पर यह बाकायदा इन्होंने बताया कि रनिंग नोज, सर दर्द, फटीग, छींके आना और गले दर्द के साथ एक फीचर जो सिर्फ ओमिक्रॉन में आ रहा है वो नाइट स्वेट्स क्या है, यानी रात को ठंडे पसीने आना। ये आपको किसी और वेरिएंट में नहीं मिलता, और जो सर्दी की वजह से कोल्ड, फ्लू, कफ होते हैं उनमें भी ये वेरिएंट नहीं होता। अब आपने बात की थी ग़िज़ा की, देखें
पाकिस्तानी की ग़िज़ा ओवरऑल, मैं हर अपनी जगह कहता हूँ, वीडियोस में जो मुझे फॉलो भी करते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दैट वी आर डर्टी फूड ईटर्स एज अ नेशन। इसलिए मैंने सर ये सवाल किया कि हम लोग ठीक न्यूट्रिशन या ठीक ग़िज़ा लेने वाले लोग हैं नहीं। मैं खुद भी अगर बाहर जाता हूँ तो बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बाहर से बनी कढ़ाई खा ली, ये नॉर्मल बात है हम सब के लिए। आप महंगाई पर आए, जिस कौम के लिए ना 2 वक्त का पेट भरना अजाब हुआ हो, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट नीट डाइट फ्रॉम देम कि वो अच्छी ग़िज़ा खाएंगे। अब अफान कैसे लेक्चर देगा कि आप मटन खाएं, आप चिकन खाएं, ठीक है, आपने अच्छे सिट्रस फ्रूट लेने हैं, आप मटन का जाके रेट पता करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम लोग गरीब कौम है, गरीब नेशन है, महंगाई अरूज पर है, हम लोग मिलावट ज़दा गंदे खाने खाते हैं, हमारी कौम की ओवरऑल इम्यूनिटी ही गंदी है और ऊपर से हमें मसाला भी चाहिए। अब जस्ट टेल मी कि आप लोग जब मिलावट ज़दा खाना थ्रू आउट खाएंगे, क्योंकि आप आटा आप सस्ता खाएंगे, आप मसाले सस्ते खाएंगे, गोश्त इतना महंगा हो चुका है, तो आप अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट देखेंगे तो आप एक डर्टी डाइट ईटर नेशन है। आपकी डाइट ऑलरेडी बहुत गंदी है, कार्सिनोजेनिक डाइट है, इम्यूनिटी बूस्टर है ही नहीं। तो चलो ये तो गवर्नमेंट का मसला है ना जी, गवर्नमेंट तो चेक एंड बैलेंस वहां रखना चाहिए जहां पर मैदे का कैंसर कितना आम है पाकिस्तान में। बट ये अवेयरनेस है ना, पीपल शुड नो दैट दिस इज हैपनिंग विद व्हाट दे आर ईटिंग। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप आके देखें कभी, आप मेरे साथ एक ओपीडी करें, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं जापानियों में मैदे का कैंसर है, मैं उन्हें दिखाऊं पाकिस्तानियों में मैदे और गले का कैंसर कितना कॉमन है और उसकी प्राइम रीजन हमारी ग़िज़ाएं हैं। देन यू विल लेट कम टू नो कि हम क्या खा लें। होए। अच्छा डॉक्टर फरहान साहब, कोई इस पे बात करना चाहेंगे ग़िज़ा के हवाले से भी? क्या बचने के लिए ज़ाहिर है हमारा अगर इम्यून सिस्टम ताकतवर, यही सुनते आ रहे हैं कोरोना की जब से लहरें आ रही हैं कि इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा तो बेहतर हो जाएगा। कई लोग तो कहते हैं कि हम जो कुछ खाते हैं वो ताकतवर है, क्योंकि हम गाँव के लोग इस चीज़ पर ज़्यादा, आपको पता है कि नहीं मानते इन चीज़ों को। वो कहते हैं कि यार हम ठीक हैं, हम जो खा रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अब तो खैर काफ़ी पाकिस्तान में चेंज आया, अल्लाह का बड़ा करम है, लोग मास्क भी पहन रहे हैं, चीज़ों का ख्याल भी कर रहे हैं, सैनिटाइज भी जब होना हुआ तब हुआ। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ कंपनीज ने उसको गायब कर दिया, महंगा कर दिया। तो सर ग़िज़ा के हवाले से भी ज़रा बता दीजिएगा। तो देखिए बात ये ना कि ये जो बीमारी है ना, पिछले 2 साल से तो ज्यादा अरसा हो गया है, इसमें लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजें, किसी ने धनिया खिला दिया, किसी ने पत्ते खिला दिए, और इस तरह की बहुत सी चीजें होती रही है। देखिए सिर्फ और सिर्फ इस आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है ना, वो सिर्फ आप जो वैक्सीनेशन इसी है, आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी तो इस वायरस के अगेंस्ट हम बच सकते हैं। अदरवाइज कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हमसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। ये सब अगर कुछ ऐसा होता तो इंटरनेशनल लेवल पे इतना जो काम हो रहा है, वैक्सीन की जो इतनी मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, तो वो ना किए जाते। इम्यूनिटी हम सिर्फ खुराक से ही बेहतर कर सकते। खुराक एक हद तक कुछ काम करती है, लेकिन बीमारी का सिर्फ और सिर्फ इलाज जो उनसे है, या तो हम दवाई से कर सकते हैं या उसकी प्रिवेंटिव मेजर से। और प्रिवेंटिव मेजर्स के एक चीज आपने बिल्कुल सही बताया, मैं आप जरा दोनों हजरात से भी जानना चाहूंगा। आम तौर पर अगर आप सोशल मीडिया भी देखें या लोगों से भी बात करें, लोगों के जहन में एक सवाल है जिसे कंट्रोवर्सी कहते हैं कि ये जो बूस्टर डोज है, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं या ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स हैं, ये शायद बूस्टर डोज बेचने या बूस्टर डोज लगाने के लिए किए जा रहे हैं। क्या ये बात इस हद तक दुरुस्त है या आप इससे डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं है? देखिए जो वायरल इन्फेक्शंस होती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अगर आप फ्लू को ही देख लें, 100 साल हो गए हैं, स्टिल अभी तक फ्लू मार्केट में अवेलेबल, मतलब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है इसके वायरस, और उसके लिए भी फ्लू की वैक्सीन लगती है, और दुनिया में फ्लू से बहुत ज्यादा डेथ्स भी होती हैं। अब डिफरेंट वायरसेस और भी देख लें, हेपेटाइटिस सी का वायरस देख लें, हेपेटाइटिस बी का वायरस देख लें, मीजल्स को देख लें, जितने भी वायरसेस हैं वो खत्म नहीं हो सकते। हाँ, म्यूटेट हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस कम हो जाती है। अब सिमिलरली कोविड के साथ भी अगर आप देखें तो कोविड विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन आएगा अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे विद वैक्सीनेशन। हम जब बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, वो सारा ईपीआई सिस्टम है, वो क्या सिस्टम है? यही है ना, पोलियो से बचने की वैक्सीन है, मीजल से बचने की वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स से बचने की वैक्सीन है, ये सारा जो MMR वैक्सीन है ये चल रहा है इतने अरसे से। लेकिन जब हम कोविड के ऊपर आते हैं, कोविड पे खड़े हो जाते हैं कि जी नहीं हमने नहीं लगवानी
नहीं, या इससे जो उनसे ये मसाइल हो जाएंगे, ये मसाइल। देखिए हर वैक्सीन की एक ड्यूरेशन होती है, क्योंकि ये एक रिसर्च अभी तक चल रही है। कोविड की एक नया वायरस है, इसके मतलब किसी को कुछ नहीं पता, और रिसर्च जो आती जा रही है, चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। जैसे स्टार्ट में था कि 6 मंथ्स तक इसकी इम्यूनिटी रहेगी, उसके बाद आपको डोजेज लगानी पड़ेगी। इसी तरह इम्यून सिस्टम जो है इसका इतना एक्टिव नहीं होता बॉडी का कि वो इसको परसिस्ट कर सके। वो एंटीबॉडीज के लेवल ऐसा ऐसा गिरना शुरू हो जाते हैं और बॉडी फिर एक्सपोज हो जाती है वायरस से। तो ये जो थिंक टैंक्स होते हैं पूरी दुनिया में, कंसेंसस के बाद फैसले किए जाते हैं, इनको मानना चाहिए। हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। जब कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद हम कहते हैं हमें ये चीज करनी चाहिए। डॉक्टर साहब क्या करें, कंट्रोवर्सीज इतनी आ जाती हैं, सोशल मीडिया भी एक बेलगाम घोड़ा है, वहां पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, हर कोई वहां पर खुद आपको पता है फिलोसफर है और डॉक्टर है, फिर बहुत सारी चीजें वहां से ऐसे फ्लोट होती हैं जैसे सबको इसके बारे में पता है, हालांकि वो लोग बात कर रहे होते हैं जिनका मेडिकल साइंस से कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम रखने का मकसद भी है कि लोगों को तो पता चले कि असल बात है क्या। डॉक्टर अफान साहब, सेम क्वेश्चन आपसे कि ये गैर जरूरी कंट्रोवर्सी है, ऐसी कोई बात नहीं है? देखिए हम लोगों ने पोलियो वैक्सीन के बारे में भी यही किया। यही वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से जो है वो पोलियो ख़त्म हो चुका है। हम अभी भी एयरपोर्टों पे कतरे पी रहे हैं। तो जहालत का तो कोई इलाज नहीं हो सकता ना। जब आप नेशन का, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन का लेवल इंप्रूव नहीं होगा तो ये कंट्रोवर्सीज जनरेट होती रहेंगी। मैं आवाम को फिर कहूँगा जो ये कह रहे हैं कि जी ये तीसरी वैक्सीन बेचने के लिए ओमिक्रॉन लाया गया है, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि उनको क्या फ़ायदा होगा। और सरकारी लेवल पे तो बूस्टर्स को फ्री लगाया जा रहा है, तो इसमें सरकार को क्या फ़ायदा है, या इवन जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि मौत बांटने से एक ऐसी पढ़ी लिखी कौमें जो इतनी रिसर्च कर रही हैं उनको क्या मिलेगा? ये बिल्कुल बेबुनियाद फजूल बातें होती हैं। इन पे कान भी नहीं धरना चाहिए। लोग मर रहे हैं ना, लोग मर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो इन दी एंड दुनिया तो आपको तना कर देगी। बिल्कुल ठीक, चलिए ये चीज़ एक क्लियर हो गई। अब ये बताइएगा डॉक्टर फरहान साहब, पहले आपसे, सर पाबंदियां लग रही हैं, पाबंदियों का जो होना वो क्या इसका हल है? शादी हॉल्स बंद हो रहे हैं, काफ़ी सारे शहरों में ये बात की जा रही है, इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी, आउटडोर डाइनिंग के बारे में कोई अभी हर चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर चले मैं अफान साहब से पहले इस पर पूछ लेता हूँ। अफान साहब, सर क्या इस पे जिस तरह से पाबंदियां लग रही हैं, क्या ये पाबंदियां ही इसका हल हैं, या फिर अब इसके साथ रहना सीखना होगा और बूस्टर डोज लगवाना ज़्यादा, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए? देखिए बूस्टर्स तो गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। मैंने असद उमर साहब का भी इंटरव्यू किया था और मेरी फैसल सुल्तान साहब के तो मुतअद्दिद बार मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। बूस्टर्स लगेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। बूस्टर पे NCOC बहुत काम कर रहा है, इन दोनों ने भी बहुत काम किया। असद उमर साहब ने, फैसल सुल्तान साहब ने बहुत काम किया। बट आप लोगों को ये जो वक्ती तौर पर पाबंदी लगती है, अब जिस शहर में 40% लोगों को कोविड पॉजिटिविटी होगी, मुझे बताएं आप उधर कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए क्या करेंगे? आप इंडोर गैदरिंग बंद करेंगे, आप डाइन इन बंद करेंगे, आप ये वक्ती पाबंदियां लगाएंगे ताकि स्प्रेड रुके। तो अल्टीमेटली यू हैव टू डू दिस। पाकिस्तान पूरी दुनिया में हो रहा है, यही बात ना पूरी दुनिया में हो रहा है कि हमारे यहाँ खाली नहीं हो रहा। डॉक्टर फरहान साहब, कोई इसमें अपना कमेंट करना चाहें? देखिए बात ये कि जो कंसेंसस होता है इंटरनेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें थिंक टैंक्स बैठते हैं और एक बहुत एक्सपीरियंसफुल लोग होते हैं जो एक डिसीजन लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक या दो लोगों के इंडिविजुअल बेस होती है, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर लोग होते हैं जो कि अपनी एक राय के ऊपर बैठ के फैसला करते हैं हमें क्या करना चाहिए। अब जो गवर्नमेंट के लेवल्स पे चीजें हो रही हैं उसको फॉलो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान अली और डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ मौजूद थे। दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने ये बात आज वाजे कर दी है कि कोरोना के लिए बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बूस्टर डोज लगवाएं, खुद भी लगवा चुके हैं डॉक्टर्स। गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सीज़ में पड़ने से बेहतर है कि एहतियात करें। आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था, आप तक वो तमाम तर सूरत हाल, वो हकीकत पहुँचे, किस तरह से हो रहा है टेस्ट में, किस तरह से फ़र्क होता है ओमिक्रॉन के और नॉर्मल कोरोना के, सिम्टम्स क्या हैं, कौन ज़्यादा लीथल है, कौन सा वेरिएंट ज़्यादा लीथल नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात हुई। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।